अस्सलाम वालेकुम। वी आर स्टार्टिंग कीमोथेरेपी फार्माकोलॉजी बेसिकली। इसके अंदर हमने जो कीमोथेरेपी है ना पूरी वो हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स भी आ जाती हैं और एंटी कैंसर ड्रग्स भी आ जाती हैं। हम दोनों डिस्कस करेंगे इन वेरी डिटेल। मिनी कैटजंग से मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट आई विल टेल यू निमोनिक्स alongside with any point not mentioned in the mini CATZANG, but it is important from big CATZANG, from Lippincott or from elsewhere। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। आप निमोनिक्स और वो चीज़ें बेशक साथ साथ बुक खोल के साथ नोट कर लीजिएगा। सेकेंडली कि मैं आपको साथ साथ सिनेरियोज किस तरह से आते हैं और किस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं वो भी साथ साथ बताती जाऊंगी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के नहीं आता जैसे एएनएस में आता होता था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। अगर आपने मेरा लेक्चर सुना उसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज दे आर वेरी मच इंटरलिंक्ड और कंफ्यूजिंग होती हैं। कीमोथेरेपी में इट इज़ आप कह लें 60 to 70% रोट लर्निंग, यानी रट्टा है। आपको ड्रग्स के नाम आने चाहिए, आपको उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और किस किस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट किस किस डिजीज़ के अंदर हम उन ड्रग्स को यूज़ करें। बेसिक यही है, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसमें जो ये पहला चैप्टर है ना इसका कीमोथेरेपी का, मिनी कैटजम के अंदर वो स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट फ्रॉम द एंटीबायोटिक्स, बीटा लैक्टम एंड अदर सेल वॉल एंटीबायोटिक्स। बट आपकी जो बेसिक्स हैं, कुछ सर्टेन डेफिनेशंस हैं जो कि आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो वो आपने कहाँ से करना है? वो लिपिनकॉट से करना है, और वो मैं आपको लिपिनकॉट से ही पढ़ाऊंगी। सो आज जो हमारा लेक्चर होगा ना, बेसिकली पहला चैप्टर हम लोग वहाँ से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। एंड वो डेफिनेशंस आपको एससीक्यूज में अगर अब नहीं आनी तो आपसे एग्जामिनर वाइवा में एग्जैक्ट डेफिनेशन सुनते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड दैट यू नीड टू नो वो हम वहाँ से करेंगे। वो यहाँ पर चैप्टर्स के अंदर टर्म्स यूज़ की गई हैं बट उन्हें डिफाइन नहीं किया गया, तो पेपर में वो पूछ लेते हैं। सो हम इसलिए उनको अलग से कर रहे हैं लिपिनकॉट के अंदर से। लिपिनकॉट में पूरा उसका अलग से चैप्टर है। सो दिस इज द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। ठीक है, हम लोग बेसिकली सीधा सीधा अपने टॉपिक्स पर आएंगे। इसमें इन्होंने ओवरव्यू दिया हुआ है। एंटी-माइक्रोबियल थेरेपी टेक्स एडवांटेज ऑफ द बायोकेमिकल डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। असल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं। अब हमने उन डिजीज़ से बचने के लिए या उन डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए हमने उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करके उनके अगेंस्ट ड्रग्स बनाई हैं। तो ये हमने एक एडवांटेज लिया है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बायोकेमिकल डिफरेंसेस का, और हम उनको टारगेट करके अपनी ड्रग्स बनाते हैं जिससे वो किल हम उनको करते हैं। Antimicrobial drugs are effective against the treatment of infections because of their selective toxicity. That is very very important. We use drugs that are selectively toxic for the microorganism only. हम ऐसी चीज़ों को टारगेट नहीं करेंगे जो उनके और ह्यूमन सेल्स में कॉमन है, लाइक राइबोसोम्स की प्रेजेंस कॉमन है बट राइबोसोम का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हम उसको टारगेट कर सकते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है वो 90% सिमिलर है, तो जो सिमिलर पोर्शन है ना उसको हम बिल्कुल टारगेट नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम उसको डैमेज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो वो हमारे अपने सेल्स पर भी वो ड्रग एक्ट करेगी और बहुत ज़्यादा उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। सो हम सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी यूज़ करते हैं, which is they have the ability to injure or kill an invading microorganism without harming the cells of the host. In most instances, the selective toxicity is relative rather than absolute. ये भी उन्होंने बता दिया कि बहुत सी जो ऐसी ड्रग्स हैं हम उनमें एब्सोल्यूट सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी यूज़ नहीं कर पाए, यानी 100% रूल नहीं है कि वो सिर्फ जाके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही टारगेट करेंगी, बट रिलेटिव है कि वो 90% या 80% वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डैमेज करेंगी। बहुत लेस है कि 10 to 15% वो आपके अपने सेल्स को डैमेज कर दें। ठीक है, यानी 100% नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। रिक्वायरिंग दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग बी केयरफुली कंट्रोल, यानी जब आप किसी ड्रग की कंसंट्रेशन को कंट्रोल अमाउंट में लेंगे ना, जो प्रिस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन होती है, डोज होती है, तो फिर वो आपके लिए सेफ है, आपकी बॉडी के सेल्स को टारगेट नहीं करेगी। अगर आप उस कंसंट्रेशन से एक्सीड करते हैं या आप उसका मिस यूज़ करेंगे तो फिर वो टारगेट कर सकती है। ठीक है, तो यही चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन किया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। सेलेक्ट कैसे करना है, इसमें आपको ये डिटेल करने की आगे से ज़रूरत नहीं है, बस ये हेडिंग्स कर लें। जो इन्होंने यहाँ पर आगे डिटेल दी हुई है वो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से जो पॉइंट्स में आके लिखे हुए हैं यहीं से कर लें। कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें माइंड में रखना है, जिन्हें डॉक्यूमेंट करना है आपने बिफोर प्रिस्क्राइबिंग एनी ड्रग, जो आपने पेशेंट के देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिटी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट आप वो ड्रग दे रहे हैं वो उसके अगेंस्ट वर्क करती भी है या नहीं, उसके लिए आपको ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी होना बड़ा ज़रूरी है। अगर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है और आप उस पेशेंट को ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक दे रहे हैं, दैट्स हिलारियस। ठीक है, ये बहुत ही ब्लंडर होगा आपके एज पे कि आप उसको गलत एंटीबायोटिक दे रहे हैं। सेकेंड थिंग इज द ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबिलिटी टू अ पर्टिकुलर एजेंट। दूसरी बात क्या देखनी है कि वो ऑर्गेनिज्म आपको पता चल गया ग्राम पॉजिटिव है, अब अमंग द ग्राम पॉजिटिव
ऑर्गेनिजम्स वो आइदर उस ड्रग से सेंसिटिव है भी या नहीं, उस ड्रग में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उसको किल कर सकती है या नहीं कर सकती, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज वो बिल्कुल यूजलेस है। अगर आप उसको रेजिस्टेंट ड्रग दे रहे हैं जिससे वो रेजिस्टेंट हो चुका है ऑर्गेनिज्म, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस ड्रग के देने का, वो सिर्फ टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी, उसका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होगा। सो दैट्स सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड इज द साइट ऑफ इन्फेक्शन। साइट ऑफ इन्फेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शन आइज़ के अंदर है और आपने उसको ड्रग दी है जी जो वेंट्रिकल्स में एक्ट कर रही है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, सो डज इट मेक्स एनी सेंस? नो। सो द ड्रग मस्ट रीच द साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ इन्फेक्शन बेसिकली आइज़ के लिए है, तो आप टॉपिकल ड्रग को प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू द सिस्टेमिक। सिस्टेमिक भी हम सर्टन सीवियर कंडीशंस में देते हैं जहाँ पर टॉपिकल इनफेक्टिव हो या जहाँ पर इन्फेक्शन भी सिस्टेमिक हो, ठीक है। बट प्रायोरिटी आपने देखनी है कि साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग। जीआईटी का कोई इन्फेक्शन है तो उसमें आप प्रेफर करेंगे ब्लड के थ्रू जो ड्रग जाए, अब उसमें टॉपिकल ड्रग दे रहे हैं, सो दैट्स वेरी दैट डजंट मेक्स एनी सेंस, ठीक है। फोर्थ थिंग इज द पेशेंट फैक्टर्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। कुछ ड्रग्स हैं जो लिवर से मेटाबोलाइज होती हैं बॉडी से, जब उनको रिमूव करना है तो वो लिवर रिमूव करेगा। कुछ ड्रग्स हैं जो किडनी रिमूव करेगा बॉडी से। अगर एक पेशेंट है जो किडनी फेलियर में, उसकी किडनी फंक्शन ही नहीं कर रही, तो वो ड्रग रिमूव ही नहीं होगी बॉडी से। जब वो रिमूव ही नहीं होगी तो वो बॉडी में रहेगी, ब्लड में रहेगी एंड इट प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट्स। सो दैट्स वन थिंग जिसमें पेशेंट फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिफ्थ इज द सेफ्टी ऑफ द एजेंट। अब हर ड्रग की एक सेफ्टी प्रोफाइल है, ठीक है। अभी हम डेफिनेशंस में भी आगे पढ़ेंगे। हर ड्रग का एक सेफ्टी इंडेक्स है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, एक रेंज है कि 50 से 100 मिलीग्राम के अंदर अगर आप एक पर्टिकुलर ड्रग दे रहे हैं तो वो सेफ है। अगर वो 100 से एक्सीड करेगी तो वो लीथल डोज कंसीडर होगी, अगर वो 50 से कम होगी तो वो इनइफेक्टिव कंसीडर होगी, ठीक है। तो आपने उसी रेंज में रहना है। सो दैट इज द बेसिकली सेफ्टी प्रोफाइल, आपने उस रेंज के अंदर रहना है। सिक्स इज द कॉस्ट ऑफ थेरेपी। अब एक ड्रग है, दैट्स इंपॉर्टेंट, एक ड्रग है वो पेशेंट के लिए बहुत इफेक्टिव है बट पेशेंट उसको खरीद ही नहीं सकता, उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, तो क्या वो लेगा वो ड्रग? वो नहीं लेगा। तो फिर आपने प्रिस्क्राइब की तो कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। सो आपने वो वाली ड्रग चूज़ करनी है जो इन सारे फैक्टर्स को फॉलो करी हो, इन सारे फैक्टर्स पे पूरी उतर रही है, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। यही सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की है इन डिटेल्स के अंदर, सो आपको ये अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, एम्पेरिकल थेरेपी क्या होती है? आप बहुत ज़्यादा इस टर्म को यूज़ करेंगे, एम्पेरिकल थेरेपी की टर्म को। मैं आपको एक सिनेरियो से समझाती हूँ। आपके पास एक पेशेंट आया, उसको बहुत ज़्यादा डायरिया है, फीवर है और डायरिया है। आप सस्पेक्ट करें इसको कोई इन्फेक्शन है, इसको टाइफाइड हो सकता है, साल्मोनेला का इन्फेक्शन, या इसको शिगलोसिस हो सकता है, या इसको कंपाइलोबैक्टर का, या ई कोलाई का डायरिया है, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है जिसकी वजह से इसको इन्फेक्शियस डायरिया हुआ है। अब आप आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपने हिस्ट्री ले ली, एग्जामिनेशन ले ली, आप डायग्नोसिस आपका ये इन्फेक्शियस डायरिया और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बिहाइंड दिस डायरिया। आप क्या करेंगे? आप उसका स्टूल सैंपल लेंगे और उसको कल्चर के लिए भेजेंगे। अब कल्चर को आने में ना 2 दिन लगते हैं। एक दिन उसका पूरा प्रिपरेशन होती है, कल्चर लगाया जाता है, 24 आवर्स की इंक्यूबेशन होती है। अब क्या 2 दिन आप वेट करेंगे? वो पेशेंट डायरिया है के साथ आया है, इतनी डिटोरिएटेड उसकी कंडीशन है, वॉल्यूम लॉस है, इतनी वीकनेस है उसको, तो आप क्या 2 दिन वेट करेंगे? या अगर इसकी जगह थोड़ी हम ग्रेविड कंडीशन ले लें, मेनिंजाइटिस का पेशेंट आया है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, उसको स्ट्रेप निमोनिया मेनिंजाइटिस है और वो आपके पास आया है और उसका कॉन्शियसनेस उसकी जा रही है, उसका ब्रेन डैमेज हो रहा है और अभी आपने CSF सैंपल लेके कल्चर भेज दिया। डू यू वेट फॉर द नेक्स्ट 2 डेज और आप उस पेशेंट को वैसे ही पड़ा रहने देंगे उस कंडीशन के अंदर? नो, नॉट एट ऑल। आप उसको एम्पेरिकल ट्रीटमेंट देंगे, यानी बिफोर एक्चुअल डायग्नोसिस, बिफोर द रिजल्ट्स ऑफ द कल्चर, आप उसको एक एंटीबायोटिक्स की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट कराएंगे ताकि जो उसका इन्फेक्शन है वो किसी हद तक तो सबसाइड हो, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं एम्पेरिकल थेरेपी। बिफोर द एक्चुअल डायग्नोसिस जो आप पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ना, उसको हम एम्पेरिकल थेरेपी कहते हैं। आइडियली द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट यूज्ड टू ट्रीट एन इन्फेक्शन इज सेलेक्टेड आफ्टर द ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। आइडियल तो यही चीज़ है, बट आप 2 दिन का वेट नहीं कर सकते। उसमें पेशेंट की डेथ हो जाए तो बाद में आप एंटीबायोटिक देते रहिएगा, किसको देंगे एंटीबायोटिक? नो। तो आपने पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम से स्टार्ट कर देना है। 2 दिन आपने उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम देनी है, जो आपको लग रहा है सस्पेक्टेड एजेंट, आप उसके अकॉर्डिंग उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दें। ग्राम पॉजिटिव की दे रहे हैं, ग्राम नेगेटिव की। आप 2 दिन वेट करें, जब रिजल्ट्स आ जाए तो आप उसको फिर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स या जो भी उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, साथ में आपने उसकी कल्चर के साथ एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी कराई होगी, तो आप उसके रिजल्ट से देखें कि उसका ऑर्गेनिज्म किन ड्रग से सेंसिटिव है, फिर आप उसको वो पर्टिकुलर ड्रग्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ द कंप्लीट फॉलोअप, आपने किस तरह से पेशेंट को लेकर चलना है, ठीक है। एंड इट्स ड्रग ससेप्टेबिलिटी इस्टेब्लिश्ड, बट क्रिटिकली इल पेशेंट्स के अंदर इस किस्म का डिले फेटल हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। सो हम इमीडिएट एम्पेरिकल थेरेपी को
स्टार्ट करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने टाइमिंग लिखी हुई है सेलेक्टिंग का ड्रग, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आप बस ये देख लें, द चॉइस ऑफ एजेंट में ऑल्सो बी गाइडेड बाय नोन एसोसिएशन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन क्लिनिकल सेटिंग। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ चीज़ों का पता होता है ना कि अगर आप एक इन्फेंट आया है तो उसमें मेनिंजाइटिस की मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है, अगर कोई बड़ा आया है, अडल्ट आया है, तो उसमें डायरिया की सबसे कॉमन कॉज क्या है उस एरिया के अंदर, उस हिसाब से फिर आप क्लिनिकल सेटिंग के हिसाब से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट कराते हैं, ठीक है। सो ये उस जो क्लिनिशियन है ना उसकी एबिलिटी है कि उसने किस तरह की ड्रग्स उसको स्टार्ट करानी है, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हमने करनी थी। उसके बाद ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है बैक्टीरियोस्टैटिक वर्सेस बैक्टीरियोसाइडल। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत बेसिक टर्म्स हैं, फिर भी वाइवा में पूछी जाती हैं, बच्चे मिक्स कर देते हैं, तो आपने इसको बड़े अच्छे से याद रखना है। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है और बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी होगी, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स आर क्लासिफाइड एज आइदर बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। ये है बैक्टीरियोस्टैटिक की डेफिनेशन। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स अरेस्ट द ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन ऑफ, स्टैटिक है ना, रोक देना, तो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स अरेस्ट द ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एट सीरम और यूरिन लेवल्स अचीवेबल इन द पेशेंट, बस लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अंटिल द इम्यून सिस्टम। बस आपने इतनी याद रखनी है। The antimicrobial agents that stops or retards or arrest the growth and replication of bacteria are known as bacteriostatic antibiotics, and those that exactly kill the bacteria उसको हम bactericidal कहते हैं, ठीक है। Bactericidal drugs kill the bacteria at drug serum levels achievable in the patient, ठीक है। ये दोनों टर्म्स हैं। उसके बाद ये चीज़ हो गई। अच्छा, आपने जब आप कॉम्बिनेशन में एंटीबायोटिक्स देते हैं ना, तो एक और चीज़ याद रखनी है जो कि यहाँ पर नहीं लिखी हुई, आई गेस मैं आपको बता देती हूँ। एमसीक्यूज़ में ये चीज़ पूछी जाती है कि अगर आप पेशेंट को 2 से 3 एंटीबायोटिक्स एक साथ दे रहे हैं और वो डिफरेंट हैं, बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, तो आपने पेशेंट को वो एंटीबायोटिक्स देनी है जिनका सेम इफेक्ट हो। आप अगर बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक देंगे ना, दे हैव एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, सो कोई एक्शन नहीं होगा, पेशेंट को कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं आएंगे। सो अगर आप बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोसाइडल, 2 बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स देंगे तो उनका साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, पेशेंट को ज़्यादा अच्छी जो है वो रिकवरी होगी उस इन्फेक्शन से। सो ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड, दिस इज एन एमसीक्यू कि 2 जब आपने कम्बिनेशन में देनी है तो वो सेम देनी है। बैक्टीरियोसाइडल दे रहे हैं तो दोनों साइडल होनी चाहिए, स्टैटिक दे रहे हैं तो दोनों स्टैटिक होनी चाहिए, इनको आपस में इंटरक्रॉस नहीं करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन एंड मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन, ठीक है। मिनिमम है ना, दोनों मिनिमम कंसंट्रेशन होंगी, ठीक है। दूसरी बात जो फर्स्ट वाली है ना, इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, यानी कि ये जस्ट ग्रोथ को इनहिबिट करेगी, एक वो कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक जो एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट कर रही है ना, उसको हम मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन कहेंगे। आसान अल्फाज में बता रही हूँ मैं, अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। और जो मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन है ना, वो मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की एक सर्टन अमाउंट को किल कर देगी। ग्रोथ को रोकना और बिल्कुल ही किल कर देना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ग्रोथ को रोकना मतलब फर्दर इंक्रीज को रोक देना, और किल कर देना मतलब जो ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, उनमें से एक सर्टन अमाउंट कम हो जाएगी, उसको हम कहेंगे मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन। अब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है आपने वर्ड टू वर्ड। The minimum inhibitory concentration is the lowest antimicrobial concentration or antibiotic concentration that prevents visible growth of an organism, जो कि visible growth को prevent करे। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद जो मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन की क्या डेफिनेशन है, द मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन, एग्जामिनर को जब सुनाना है या पेपर में लिखना है तो MIC और MBC नहीं लिखना, पूरा वर्ड लिखना है, पूरा जो है वो इनकी टर्म लिखनी है। इट इज़ द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट दैट रिजल्ट्स इन अ 99.9% डिक्लाइन इन कॉलोनी काउंट। फॉर एग्जाम्पल 100 बैक्टीरिया थे तो एंटीबायोटिक की वो कंसंट्रेशन जो उन 100 में से 99.9 बैक्टीरिया को किल कर दे आफ्टर ओवरनाइट ब्रॉड डाइल्यूशन इंक्यूबेशन, यानी एक रात आपने उसमें इंक्यूबेट करके उनको रखा, तो उस कंसंट्रेशन को हम, उस कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक को हम मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन कहेंगे, ठीक। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इंपॉर्टेंट ये इसलिए हैं कि एग्जाम में जब हम पेशेंट को ड्रग देते हैं ना, तो हमें जो बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं ना, बहुत अच्छी लैब्स होती हैं, वो आपको एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्टिंग के साथ साथ MIC या MBC की वैल्यू भी बताती हैं, ठीक है। वो आपको बताएंगे कि इस पर्सन के लिए, इस पेशेंट के लिए, इस ऑर्गेनिज्म की जो MIC वैल्यू है ना, वो ये है, 90 पॉइंट समथिंग है, या 19 मिलीग्राम है, 25 मिलीग्राम है, ये कंसनट्रेशन है। यानी इस कंसनट्रेशन से ज़्यादा ही आपने ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है। अगर आप इस कंसनट्रेशन से कम प्रिस्क्राइब करेंगे ना, तो वो इनफेक्टिव है। वो मिनिमम कंसनट्रेशन है जो उन्होंने बता दी, उससे कम देंगे तो वो इनफेक्टिव होगी।
ठीक है, अब यहाँ पर इस डायग्राम से इन्होंने एक्सप्लेन किया है MIC को। अब इसके अंदर बेसिकली एंटीबायोटिक की हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन डाली हुई है डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, ठीक है, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 हाफ कंसंट्रेशन डाली हुई है, ठीक है। अब ये क्या है जी, ट्यूब्स कंटेनिंग डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक आर इनोकुलेटेड विद टेस्ट ऑर्गेनिज्म, इसी के अंदर डिफरेंट टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डाला हुआ है, ठीक है। अब हमने देखा 24 आवर्स के बाद क्या हुआ कि एक 0.5 पे बैक्टीरियल ग्रोथ हमें नज़र आ रही है, 1 पे भी नज़र आ रही है, 2 पे क्या है कि बैक्टीरियल ग्रोथ गायब हो गई है। इसका मतलब 2 से ऑनवर्ड हर एक पे जैसे जैसे जो एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना, कोई ग्रोथ नहीं है। इसका मतलब 2 इज द मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पे कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। सो दिस इज द MIC वैल्यू। इससे ज़्यादा वाली सारी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जहाँ तक ड्रग की सेफ्टी प्रोफाइल है वहाँ तक, लेकिन अगर आप 1 प्रिस्क्राइब करेंगे या 0.5 करेंगे तो उसमें बैक्टीरिया पूरे किल नहीं हो रहे तो आप या ग्रोथ रिटार्ड नहीं हो रही तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। सो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। इट इज द लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ, यहाँ पर वो 2 है।